यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम लोग 501 से लेकर 550 तक हम लोग जो है कि क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें या तो एकदम मत देखें। यदि देखने की यदि लालसा है, यदि आप देखना चाहते हैं और अपना भविष्य में जो है कि यूजीसी नेट में आपका यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। संक्षेप में देखने से आपका कोई लाभ हो सकता नहीं है। तो या तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और नहीं तो इस वीडियो को देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अपना समय बर्बाद करिएगा, उससे अच्छा है कि आप दूसरा कुछ देख लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि यूजीसी नेट के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है, प्रीवियस का जो है कि क्वेश्चन को देखना समझना ज़रूरी है, तो इसको पूरा देखें। और हम आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो करें, लाइक करने की इच्छा है तो करें, नहीं करने की इच्छा है तो मत करें। लेकिन यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या करना है कि पूरा देखिए, एक बार पूरा देखिए, उसके बाद आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को जो है कि धीरे मोशन में देखें, आपको इच्छा करें तो इसको 2x में देखें, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। या तो फिर इसको जो है कि आप संक्षेप में देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यदि वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार आप जो है इसको संक्षेप में जल्दीबाजी में यदि देखना चाहें तो भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पहली बार इस वीडियो को पूरा देखना आपको लाभदायक होगा। और कम देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, 2 मिनट देखिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप फैसला कर लीजिए कि आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है। यदि नहीं देखना है तभी ही छोड़ दीजिए, फालतू का हो जाएगा, आपके लिए समय बर्बादी हो जाएगा। यदि आप वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ रहे हैं, इससे आपका समय बर्बादी होगा, इससे ज़्यादा कुछ और फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आपको पूरा देखना है तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह पूछा गया था और किस तरह से पूछा जा रहा है उस चीज़ को समझ पाइएगा। तो आपको देखना है तो पूरा देखिए, अन्यथा जो है कि इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। आज जो है 501 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 501 क्या लिखा हुआ है। एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको कुट में आंसर करना है। तो 1 नंबर में आपको लिखा है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन, 2 वर्तमान साहित्य की समीक्षा, 3 प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, 4 प्रारूप का पुनरीक्षण। यहाँ पर कोट दिया है A, B, C और D, उसमें से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कोट में क्या है। A नंबर में 1, 2 और 4, B में है 2, 3 और 4, C में है 1, 2, 3, 4, डी में है आपका 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया, यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं यहाँ पर जो जून 2015 का ये सवाल है प्रीवियस ईयर का। और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जो है क्वेश्चन नंबर 501 का जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। पहले 1, 2, 3 और 4 आपका जो है सही। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है। प्रश्नावली गुड और हॉट 1952 के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक प्रारूप का पत्रक का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। क्लियर 1978 में प्रश्नावली का अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राय ऐसे किसी भी यंत्र के लिए प्रश्नावली का शब्द का व्यवहार किया जाता है जिससे ऐसे प्रश्न पद होते हैं जिसके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तर प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूचित दोनों पदों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी प्रश्नावली का संबंध अधिकांश एक स्वप्रकाशित यंत्र से रहता है जिसमें बंद या चयनित विकल्प प्रश्न एक रहते हैं। प्रश्नावली का उपयोग पदार्थ संकलन की सूचना संकलन के लिए ही लिया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग निरीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि के साथ पूरक विधि के रूप में किया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली का उपयोग मतों, अभिवृत्तियों और रुचियों के अध्ययन में भी किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 502 उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए उपयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों को चयन के लिए, बी सीखने वाले के सबल दुर्लभ पक्षों के पहचान के लिए, सी शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा को मूल्यांकन के लिए, डी किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा को मूल्यांकन के लिए। ये क्वेश्चन आपका जून 2015 यूजीसी नेट में पूछा गया। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं।
उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। तो क्या क्या से थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। यह आकलन विद्यार्थियों के किसी भी इकाई में सफलता प्राप्त करने संबंधी जरूरी पूर्वी परीक्षी कौशल मौजूद है या नहीं, या फिर यह जानना कि क्या योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं। 2 नंबर में विद्यार्थी के अधिगम को मॉनिटर करना और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दूर विद्यार्थियों और शिक्षकों के दोनों के लिए नियंत्रण प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। 3 विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, चाहे वे अस्थायी हो अथवा आवर्ती। और 4 ग्रेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 503 में देखते हैं। 503 में लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था क्या होता है। 1 नंबर, ये इसको कूट मेंशन करना है। 1 में दिया आपका ये अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। 2 यह प्राप्तांकों को ग्रेड में प्रस्तापित करता है। 3 यह छात्र के प्रत्येक पहलू को मूल्यांकन करता है। 4 यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। इसका आपका 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में है 1 और 2 4, बी में आपका 1 2 और 3, सी में आपका 3 2 3 और 4, और डी में आपका 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देखते हैं। ये आपका जो है 2015 में पूछा गया है यूजीसी नेट में। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व का विकास संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात इसे अधिक व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों को बार बार बताता है, ताकि उन्हें अपने आप को समझने और सुधारने का बेहतर अवसर मिलता है। मतलब कमी और खामियां और जो बता रहा है तो उसमें आपको जो क्या करना है, सुधरने का मौका मिलता है। या शिक्षकों के प्रति पुष्टि उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी शिक्षण संबंधी कार्य नीतियों में सुधार कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 504 में पहुंच चुके हैं। 504 में क्या है, 504 नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ए, वे निबंध प्रश्न वाले प्रश्नों की तुलना में कम प्रतिपुष्टि है। बी, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। सी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। डी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये आपका जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर आपको व्याख्या में लिखा है या बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक प्रतिपुष्टि होते हैं। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 505 में हम लोग आ गए हैं। 505 में क्या लिखा हुआ है, 505 में आपका लिखा है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों द्वारा जो शिक्षक का जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य यहाँ बताना है। तो 1 में लिखा है विद्यार्थी कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। 2, शिक्षक के शिक्षण कार्य की गंभीरता से लेने का संदेश देना। 3, शिक्षक की नवीन विधियों अपनाने के में शिक्षक की सहायता करना। और 4, आपका शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार क्षेत्रों में पहचान करना। तो इसको जो आपको कूट में आंसर करना है तो यहाँ पर कूट ए नंबर में आपका दिया है 2 3 और 4 सही है। बी में आपका दिया है 1 2 और 3 सही है, और बाकी जो बच गया यहाँ दिया है। तो सी में आपका है केवल 1 सही है, और डी में आपका दिखा है 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी में क्या लिखा है आपका 1 नंबर जो है सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर जो आपका सही है ना। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आपका जो है सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। 1 में क्या लिखा है, 1 में लिखा है विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। मतलब विद्यार्थी की जो कमजोरी है उसके बारे में हम लोग क्या करना चाहिए, एक शिक्षक मतलब उसकी जानकारी एकत्र करना चाहिए। 2 में लिखा है कि आपका शिक्षक का शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। और 3 में आपका शिक्षक की नवीन विधियों अपनाने के शिक्षकों की सहायता करना। ये चीज़ आपका ये 3 आपका जो है कि सही हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है, मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अवधिया है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य दिए गए प्रश्न के विकल्प 1 2 और 3 जो है सही। यहाँ पर हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 506 में है आपका 2 सेट दिया है, सेट 1 और सेट 2, और ये दोनों को जो मिलाना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट व्याख्या में मिलाते हैं, है ना। ज़्यादा समय को जो है
योजना करते हुए कम समय में अच्छा काम करने का काम करिए। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन सेट 1 और सेट 1 मान लीजिए, सेट 2 मान लीजिए, और दोनों को जो है आपस में जो है मिलाना है। वहाँ पर यदि रखते हैं तो वहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ के बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन आपका प्रश्नोत्तरी और चर्चा हो जाएगा। संकल्पात्मक मूल्यांकन आपका अंतिम अधिगम परिणामों की श्रेणी हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका नियमित और तथ्य के साथ संज्ञात्मक ससंज्ञात्मक पहलुओं के मूल्यांकन हो जाएगा। और डी में आपका था मानक और निष्कर्ष संबंधित मूल्यांकन आपका जो है क्या हो जाएगा, किसी समूह और कुछ संबंधित मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर परीक्षण और उसकी व्याख्या हो जाएगा। ये आपका जो हो गया। अब हम लोग का जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दिया है 507 में अभिकथन है, तो हम लोग पढ़ते हैं। अभिकथन ए में आपका लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन अधिगम की त्वरित बनता है। आर में बताया गया संकल्पात्मक मूल्यांकन की तुलना में ऋणात्मक मूल्यांकन की अधिक विश्वसनीय है। तो ये हम लोग अब इसका कूट में आंसर करना है। तो कूट में यदि आंसर करना है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए सही है किंतु आर जो है क्या है, गलत है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये 2017 में पूछा गया था। ऋणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतः इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना, जिससे वे अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया सुधार सके। मतलब विद्यार्थी को ये समझ लें कि उसके क्या कमजोरी और क्या जो है कि मतलब अच्छा है, वो चीज़ समझ में अपना जो है कि काम कर सकता है। इस प्रकार का अधिगम सीखने की गति को तय करता है। इस प्रकार आपको क्या है, सीखने की गति को बढ़ाता है। जबकि सनातन मूल्यांकन का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि एक विशेष अवधि पूर्ण होने पर शैक्षणिक उद्देश्यों को किस मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समझ तुलना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोनों के मूल्यांकनों के उद्देश्य अलग अलग हैं एवं दोनों ही समान रूप से विश्वसनीय हैं। ये आपका व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 508 पूछते हैं। नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको ऋणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर चुनिए। तो कूट में आपका जो है आंसर करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो है कि ए में दिया है शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। बी में आपका कहा गया शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सी में आपका लिखा गया शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। डी में आपका लिखा गया है शिक्षक कक्षा में छात्रों को संदेहों को स्पष्ट करता है। ई में आपका लिखा है छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर विभागों को रिपोर्ट किया जाता है। और पार्ट आपका जो है कि ऐप में लिखा है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। यहाँ पर आपको कूट में आंसर करना। ए में आपका है, ए में आपका क्या दिया है, बी डी, और एफ बी में दिया है ए बी, और सी आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपका है, तो बाकी ऑप्शन में क्या है, बी सी डी, ऑप्शन सी। डी ऑप्शन में ए सी और डी दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये वाला सही हो जाएगा। मतलब बी डी और एफ जो है आपका सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को क्या लिखा हुआ है, आकलन 2 प्रकार के होते हैं। जो आकलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऋणात्मक आकलन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। ऋणात्मक आकलन में कई लोगों द्वारा सीखने का आकलन भी कहा जाता है। नकारात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का नियम है। पहला क्या है ऋणात्मक में, देखिए ऋणात्मक मूल्यांकन में छात्रों की रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति की मदद करता है। 2 है ऋणात्मक मूल्यांकन के शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया करने के बाद सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देता है। और 3 में आपका लिखा गया ऋणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। 4 में है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। 5 में आपका ऋणात्मक मूल्यांकन में छात्रों को आगे चलते रहने और सीखने की प्रगति के मार्ग को बनाता है। और 6 में आपका यह नैदात्मिक और सुधारात्मक है। 7 में आपका यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान है। 8 में आपका यह छात्रों के स्वयं सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 509 में पहुंच गए हैं। क्या लिखा है, नीचे दिए गए शिक्षण अधिगम संदर्भ में प्रयुक्त ऋणात्मक और संज्ञात्मक मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की रचनात्मक विशेषता दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो है ये कूट में आंसर करना है। तो ए में आपका लिखा है इनका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है। बी में आपका लिखा है इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। सी में आपका लिखा है इसका उपयोग शिक्षकों के विद्यार्थियों तथा संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
और डी में आपका जो है, डी ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नहीं, ये आपका जो है कूट में आंसर करना है। तो डी में क्या लिखा है, इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। ई में आपका लिखा है मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक तथा अनुरचनात्मक घटित होता है। एफ में आपका लिखा है यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को सहभागिता पर आधारित करता है। इसका आंसर हम लोग क्या करना है, कूट में इसका आंसर करना है। तो कूट में आंसर करना है, तो 4 आपका जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है कि आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन में ए, बी और सी दिया है, बी नंबर का ऑप्शन में बी, सी और डी दिया है, सी नंबर का ऑप्शन में ए, सी और ई दिया है और डी नंबर का ऑप्शन में बी, डी और एफ दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखना है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। बी, डी और एफ जो आपका क्या है, सही है। ये 2018 में यूजीसी नेट द्वारा जो है पूछा गया था सवाल है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान उसका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि संज्ञानात्मक मूल्यांकन के तहत प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई और उस कमी को जानकर सुधार किया जाता है। यदि किसी प्रकार का कोई कमी रहता है तो उस कमी को पहले जानना है और फिर उस कमी को क्या करना है, सुधार करना है। शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त ऋणात्मक और संकलात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं का रचनात्मक विशेषता निम्न है। तो यहाँ पर जो है विशेषताएं दिया गया, तो देखो इसको पहले। तो इसका उपयोग क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। डी, इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि के लिए किया जाता है। यह शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनों की सहभागिता पर आधारित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 510 में पहुंच गए हैं। 510 में क्या दिया गया है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रवृत्तियां ऋणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी, अपना उत्तर कूट में चयन कीजिए। ए नंबर, परीक्षा सत्र आयोजित करना। 2, शिक्षणोत्तर सत्रों की बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न देना। 3, प्रभुत्व परीक्षण करना। 4, चर्चाओं के दौरान शोधात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 5, प्रासंज्ञात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन करना। और 6, पंचपदीय स्केल पर छात्रों का निष्पादन की ग्रेडिंग करना। ये आपको जो है कि यहाँ पर सारा ये लिखा हुआ, इसको आंसर आपको करना है कूट में। तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। उसमें से एक ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, 5 और 6। तो ये जो है क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है और इसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर ही का सवाल है, 2018 का है। तो 2018 का सवाल है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसमें से आपका जो है ए नंबर आपका क्या है, सही है। मतलब 1, 4 और 5 आपका सही होगा। और हम लोग व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित प्रतियों ऋणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी। परीक्षा सत्र का आयोजित करना, चर्चाओं के दौरान शोधात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, प्रासंज्ञात्मक चिंतन के लिए अवसर संवर्धन करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 511 में आ गए हैं। 511 का क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर करेंगे और 511 का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है कि 511 का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कोई माप किस सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसके पालन की एक विधि में निम्नलिखित में से किसका परिकलन किया जाता है। ऑप्शन ए, विषय वस्तुनिष्ठता। बी, प्रयोगात्मक पूर्वधारण। सी, परीक्षण पूर्णा परीक्षण विश्वसनीयता। और डी आपका मांग अभिलक्षण। ये जो 2018 में जो सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट का, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, कोई माप की सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसके मापन की एक विधि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने के परीक्षण पुनः परीक्षण विधि सर्वाधिक सरल एवं स्पष्ट विधि है। इस विधि का परीक्षण को 2 बार छात्रों के किसी समूह को प्रकाशित किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षण के प्रथम प्रशासन तथा परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अंकों के बीच संबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चले गए हैं, 512। यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे। ऑप्शन ए, वास्तविक मान। बी, रैंक। ऑप्शन सी, 2 भाजी आंकड़े।
ऑप्शन डी नामिक आंकड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंक। तो अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा है। हमें सब सीरियल मैन के रो की परिकल्पना करना है तो हम रैंक के प्रकार के आंकड़ों के उपयोग करेंगे। कभी कभी शोधकर्ताओं को अपने शोध से दोनों चरों पर आंकड़ों की क्रम सूचक मापनी पर प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में घूर्णन आद घूर्णन विधि द्वारा अर्थात परिसमन परियर्सन आर द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कोटि अंतर का उपयोग करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया, उसके अनुसार आप जो है कि ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 513 में आ गए। 513 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। ए ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष संवर्धित परीक्षण, बी नैदानिक परीक्षण, सी संख्यात्मक परीक्षण, डी मानक संवर्धित परीक्षण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। मानक संवर्धित परीक्षण में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठचर्या का परीक्षण एक निश्चित निष्कर्ष जिसे निष्कर्ष संवर्धित परीक्षण CRT कहते हैं, अथवा एक समान वितरण जिसे मानक संवर्धित परीक्षण NRT कहते हैं, जैसे एक मानक के संबंध में किया जाता है। साधारण भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संवर्धित परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणाम का प्रयोग पाठचर्या के दो सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 514 में आ गए हैं। 514 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षी व्यक्तिगत परीक्षण, सी अभिक्षमता परीक्षण, डी रुचि और अभिव्यक्ति मापनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र के क्रिया करने की बीजीभूत योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग यहाँ देखिए। पहला है समान अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण और तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 515 की ओर बढ़ेंगे। उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या उसके किसी विशिष्ट परीक्षण में सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे। ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन डी भविष्य सूचक परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता परीक्षण। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या क्या है, यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिसको किसी विशेष परीक्षण में सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ही आती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 516 पहुँचते हैं, अधिगम और अधिगम कर्ता। तो हम लोग 516 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। ए नंबर 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर आपका क्या है, अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकास करने वाले अनुभव। बी नंबर विद्यार्थियों समूह में अत्यधिक कार्य में दबे हुए महसूस करें, माने विद्यार्थी जो है समूह में क्या है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा है। सी नंबर विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण और डी नंबर एक दूसरे के व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। इसका आंसर आपका ये क्वेश्चन आपका जो है कि 2022 में पूछा हुआ सवाल है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य में दबे हुए महसूस करेंगे। अब हम लोग इसका जो है कि व्याख्या देखते हैं। सहकारी अधिगम की विशेषता अधोलिखित है। एक नंबर छात्र 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह मिलकर कार्य करते हैं। 2 नंबर छात्र सकारात्मक रूप से अन्योन्याश्रित होते हैं। 3 स्वरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं।
4 अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव है। 5 छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण करना। 6 एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान एवं सहायता देना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 517 में आ गए हैं। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादन अकेले करते हैं। सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन से जो है कि हम लोग को एक ऑप्शन जो है सही होगा, तो एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत दायित्व। बी सकारात्मक अंतर भिन्नता। सी आमने सामने की अंतक्रिया। डी समूह प्रसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत दायित्व आपका आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है 2022 में पूछा गया था। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यक्तिगत दायित्व में तापर प्रत्येक में यह विश्वास होना कि हर कोई अपने प्रदर्शन अधिगम के प्रति उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादन अकेले में करते हैं। सिद्धांत इसी व्यक्तिगत दायित्व का समृद्ध है। अब हम लोग जो है 518 नंबर का सवाल में आ चुके हैं और अभी कथन में इसका आंसर करना है। तो अभी कथन देखते हैं क्या। कथन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। 2 वर्तमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर आंसर दिया है, इसको डायरेक्ट हम लोग जो है कि बनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों जो क्या है सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। 2021 में पूछा गया सवाल है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। इकाई सत्व सिद्धांतकारों का मानना है कि बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि इकाई सत्व सिद्धांतकारों के अनुसार क्षमता की कमी के कारण विफलता होती है। बुद्धिशील वर्तमान सिद्धांतकारों का मानना है कि पर्याप्त प्रयासों के माध्यम से बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है कि वृद्धिशील सिद्धांतकारों के अनुसार प्रयासों की कमी के कारण विफलता होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 519 में जो है आ चुके हैं। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है? जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए रेखाचित्र अथवा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना के व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए अवधारणा मानचित्रण। बी अपसारी प्रश्न। अब हम लोग 2 ऑप्शन और आगे देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी भाव भर्मिक प्रदर्शन और डी आपका अति उच्च मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है अवधारणा मानचित्रण आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही हो गया। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक रेखा चित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार अवधारणा मानचित्रण का है, जो दूसरों के साथ सहयोग के बनाए गए रेखाचित्र अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। या एक संरचनात्मक अधिगम प्रवृत्ति है जो किसी के सोचने के तरीके, किसी के ज्ञान के मध्य संबंधों को देखने के तरीकों को स्पष्ट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 520 में पहुंच चुके हैं। तो 520 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल हैं? 1 नंबर नियोजन करना, 2 विकास करना, 3 परीक्षण करना, 4 लागत निर्धारण करना, 5 मूल्यांकन करना। ये आपको जो है कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 1, 2 और 3 जो है दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है 1, 3, 5। सी में आपका दिया है 1, 4, 5 और डी में दिया है 2, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1, 3 और 5 आपका सही है। तो इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। 2021 में पूछा गया था। अधिसंज्ञान अधिगम और समस्या समाधान से संबंधित विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित और मूल्यांकित करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिसंज्ञान में शामिल कौशल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहचान करना, संग्रहण और व्यवस्थित करना,
करना, नियोजन करना, क्रमिक करना और मूल्यांकन करना। 521 नंबर का सवाल अब हम लोग पहुँच चुके हैं। विषय वस्तु की परंपरागत और तथ्यों के नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। परंपरागत मास्टरी अधिगम है तो प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की पहचान कीजिए। 1 नंबर में है प्रगति की निगरानी व निदान। बी में है अध्यापन पुनः अध्यापन। सी में आपका प्रतिपुष्टि करना। डी आपका है नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना। और ई में है अभ्यास। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ये जो है 4 आपका दिया है आपका कूट में आंसर। तो कूट में आंसर आप देखिए तो कूट में इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका से हो जाएगा। मतलब पहले आपका ए, डी, ई, सी और बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। विषय वस्तु परंपरागत और तथ्यों के नियमों व कार्य के श्रृंखला के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेशन रणनीति अनिवार्य है। परंपरागत अधिगम है तो प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला का सही कर्म, प्रगति की निगरानी और निदान, नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अभ्यास, प्रतिपुष्टि करना, अध्यापन पुनः अध्यापन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 522 में नीचे 2 कथन दिया गया अभिकथन। तो अभिकथन 1 को हम लोग पढ़ते हैं। समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक अर्थात समृद्ध हैं। और अभिकथन 2 कहता है आपका हम इस समुदाय अर्थात को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उनके साथ चेतन और सक्रिय रूप में बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। तो ये आपका जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। मतलब आपका क्या है 1 और 2 जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य ही लोगों के ज्ञान वृद्धि, समाज का विकास करना, उसके लिए समुदाय के साथ अच्छी तरह मेल जोल होना आवश्यक है। अतः हम इस सामुदायिक अर्थात को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय के उनके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम समुदाय में अर्थार्थ रूप प्रसिद्ध करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 523 में आ चुके हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब आपका जो कथन दिया है। भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक माइकल परोसरी का तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। और स्टेटमेंट आपका मतलब कि अभिकथन जो है 2 आपका दिया है। पॉलिसी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते जो हम सुस्पष्ट सकारात्मक तार्किक अनुभाविक स्तर पर जानते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब अभिकथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य हैं। 2021 में सवाल पूछा गया था। अब हम लोग इसका जो है कि थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। माइकल परोसी एक हैनिसियन ब्रिटिश बहुविद थे, मतलब विद्वान थे। भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक के रूप में इन्होंने तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त प्रयत्न निर्भर करता है। परोसी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते हैं जो हम सुस्पष्ट संकल्पात्मक तार्किक अनुभाविक स्तर पर जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 524 में आ गया। इसमें जो है लिस्ट दिया गया, लिस्ट 1 और 2 को जो मिलाना है तो डायरेक्ट हम लोग इसको जो है कि क्या करते हैं कि व्याख्या में ही मिला देते हैं। मिलाना ही है तो का, तो यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्ट जो है कि व्याख्या में ही मिला दे रहे हैं। सृजनात्मक ब्लॉक का नाम और उधर कार्य है ना। तो पहला क्या ए नंबर में बोधात्मक जो है समस्या को अलग करने कठिनाई से मिल जाएगा। भावनात्मक ब्लॉक आपके कल्पना के क्षेत्रों का तक पहुँच के अभाव। बौद्धिक जो है आपका जो है ब्लॉक क्या हो जाएगा सूचना का भाव का गलत होना। और सांस्कृतिक ब्लॉक क्या हो जाएगा विनोदशीलता केवल बच्चों के लिए हो जाएगा। मतलब आपका सेम 1 को 1 से मिला दो, बी को 2 से मिला दो और सी को 3 से मिला दो और डी को जो है 4 से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 525 आज का जो है अंतिम सवाल है। 525 नंबर का जो है 525 नंबर क्वेश्चन और ये सवाल आपका जो है आज का अंतिम सवाल होगा। उस उपागम का क्या नाम है जो शिक्षक के उन कथनों
से संबंध रखता है, जो विद्यार्थियों के उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जांच पड़ताल, बी संरचनाकरण, सी आपका है कार्यमुक्ता और डी आपका है उपचारीकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या को देखते हैं कि व्याख्या में क्या लिखा है। उस उपागम का नाम जांच पड़ताल है जो शिक्षक के उन कथनों के संबंध रखता है जो विद्यार्थियों के उत्तर और विस्तृत रूप समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। इस उपागम की सहायता से विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितना ज्ञान अर्जन किया, इसकी जांच की जा सकती है तथा शिक्षक द्वारा उसे एक निश्चित विषय पर गंभीरता से सोचने पर जोर दिया जा सकता है। तो ये आज का जो है कि अंतिम सवाल था। अब हम लोग 526 से लेकर 550 तक जो है कि सवाल कल करेंगे। आज इतना ही तक करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समझेंगे भी, को वीडियो को जो है कि पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद इसको चाहे तो आप अपना कॉपी में नोट्स की तरह बना सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करने की ज़रूरत नहीं, शेयर तो अपने आप हो जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।